हेलो दोस्तों, अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी इन्वायरमेंटल साइंस का लेक्चर देख रहे हैं। आज के लेक्चर में हम लोग यूनिट 3 का टॉपिक कंसेप्ट ऑफ जीन पूल, बायोपिरेसी, बायोप्रोस्पेक्टिंग, रीस्टोरेशन इकोलॉजी के बारे में समझेंगे। बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट है, हम लोग को सिर्फ कंसेप्ट समझना है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यूजीसी नेट के लिए तो ये इम्पॉर्टेंट है ही, और साथ साथ यदि आप एकेडमिक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, और सेट एग्ज़ाम के लिए भी। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट ऑफ जीन पूल। जीन पूल होता क्या है? जीन पूल का मतलब होता है कि टोटल कलेक्शन ऑफ जीन्स एंड देयर एलीलीज। हम लोग जीन्स और एलीलीज जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। तो मान लीजिए यदि उसका टोटल कलेक्शन किया जाए, ठीक है, विद इन ए पॉपुलेशन और स्पेसीज। यदि आप किसी पॉपुलेशन का स्टडी कर रहे हैं या स्पेसीज का स्टडी कर रहे हैं, तो उसके अंतर्गत उसके जीन्स और एलीली का टोटल कलेक्शन जो उनके डाइवर्सिटी को बताए, किसके जेनेटिक डाइवर्सिटी को बताए, ठीक, और वो पास्ड हो फ्यूचर जनरेशन में, उसी को हम लोग जीन पूल कहते हैं। ठीक है, मतलब पूरे जीन्स के कलेक्शन साथ में एलीली किसके, पॉपुलेशन के, और वो एक जेनेटिक डाइवर्सिटी का सूचक हो, और वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र हो। ठीक, ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये इफेक्ट पहुंचाता है पॉपुलेशन के एबिलिटी में। क्या कि आप या तो अडेप्ट करो, जो भी इन्वायरमेंटल कंडीशन है, जो भी इकोसिस्टम का कंडीशन वहाँ पे अडेप्ट करो और जीने की कोशिश करो। इसीलिए जीन पूल का पढ़ना ज़रूरी है, जीन पूल का होना ज़रूरी है। ठीक, हाउ इट चेंज? ये चेंज हो सकता है म्यूटेशन के द्वारा, नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा, या जेनेटिक ड्रिफ्ट के द्वारा। अब म्यूटेशन क्या होता है? कहीं सडन चेंज, किस में, जीन में। नेचुरल सिलेक्शन जो नेचर द्वारा सेलेक्ट किया जाता है, जैसे हम लोग डार्विन के थ्योरी में पढ़ते हैं। और जेनेटिक ड्रिफ्ट बहुत ही सामान्य तरीके का चेंज होता है। ठीक है, मान लीजिए बहुत सारा पॉपुलेशन था और उसके पॉपुलेशन में एकाएक ऐसा चेंज आया जो बहुत सारे पॉपुलेशन ख़त्म होने लगे या ख़त्म हो चुके। ठीक है, थोड़े ही पॉपुलेशन बचे। तो ये सब जो है टॉपिक, ये सब जो पॉइंट है, वो मैं डिटेल में लेक्चर में लेके आऊँगा। लेकिन जीन पूल के रिगार्डिंग यही है आप लोग के बीच कि कलेक्शन ऑफ जीन्स एंड देयर एलीलीज विद इन द पॉपुलेशन और स्पेसीज, ये बस याद रखना है आप लोग को। ठीक है, मान लीजिए मैच द कॉलम में आता तो वहाँ पे आप बना सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बायोपिरेसी। बायोपिरेसी, मान लीजिए छोटा सा एग्जाम्पल, यदि किसी का बागान है, आम का पेड़ का बागान है मान लीजिए, आपने बिना ऑनर को पूछे वहाँ से आम तोड़ लिया, तो ये गलत है। आपको पूछ के कोई भी काम करना चाहिए। जैसे कि बायोपिरेसी लिटरली मीन्स द पेटेंटिंग ऑफ लाइफ। ठीक है, अब ये क्या होता है आगे समझिए। व्हेन बायोडाइवर्सिटी और रिलेटेड नॉलेज इज कलेक्टेड विदाउट परमिशन फ्रॉम द ओनर्स ऑफ दिस रिसोर्स, मतलब आप कहीं का जो रिसोर्स है उसको ख़त्म कर रहे हैं बिना किसी को बताए या बिना किसी को संकेत दिए, एंड देन पेटेंटेड, और वो अपने नाम करवा लिया आपने। पेटेंटेड मतलब नाम करवाना। ठीक है, इसी को हम लोग बायोपिरेसी कहते हैं। आज के समय में बहुत सारा केस चल रहा है, जैसे नीम का पेड़ को लेके, बासमती चावल, टर्मरिक, हल्दी, इन सब को लेके केस भी चल रहा है इंडिया में। ठीक है, कि किसी और का सामान आपने चुरा लिया और उसको अपना नाम करवा लिया, पेटेंटिंग, अब अपने नाम से आपने उसको मार्केट में उतार लिया, तो इसको कहते हैं बायोपिरेसी। ठीक है, और जीवन भर के लिए आपने पेटेंट करवा लिया, तो ये गलत है, आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी में ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, मतलब किसी को बिना बताए, नॉलेज दिए आपने उसके रिसोर्स को अपने नाम करवा लिया बिना परमिशन के, तो उसको हम लोग बायोपिरेसी कहते हैं। तो ये टर्म आपने समझ लिया बहुत ही सिंपल भाषा में। अब आइए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बायो प्रोस्पेक्टिंग। अब ये बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है? इज द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल रिसोर्स। मान लीजिए आपके पास
बायोलॉजिकल रिसोर्स है, उसका आपने प्रोडक्ट बनाया, नया प्रोडक्ट बनवाया, ठीक है। उसको आपने नया प्रोडक्ट बनाया तो डिस्कवरी कहा, लेकिन उसको आपने मार्केट में उतार दिया, कमर्शियलाइजेशन कर दिया, अब उसको बेचना आपने शुरू किया। इसको हम लोग बायो प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं, ठीक। ये डोमिनेंट रोल प्ले करता है इन डिस्कवरिंग लीड्स फॉर जैसे ड्रग डेवलपमेंट, सिंस नॉन कंपाउंड्स फॉर डेवलपिंग ड्रग्स फॉर ह्यूमन यूज़ आर लिमिटेड। आज के समय में ह्यूमन यूज़ के लिए ड्रग्स बहुत ही लिमिटेड है, उसमें ये बहुत ही हेल्पफुल रोल प्ले करता है। स्टडी बता रहा है कि बिटवीन 1983 से लेकर 2003 ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ एंटी कैंसर एजेंट बीइंग इन्वेस्टिगेटेड एज ड्रग कैंडिडेट वे डिराइव फ्रॉम नेचुरल प्रोडक्ट्स। 20 साल के अंदर में ये देखा गया 1983 से 2003 के बीच में कि बहुत से ज़्यादा, मान लीजिए 100 यदि ड्रग्स होगा तो उसमें 2/3, ठीक है, 75% से ज़्यादा एंटी कैंसर, मतलब 100 में 75 से ज़्यादा एंटी कैंसर एजेंट यूज़ किए गए, इन्वेस्टिगेटेड किए गए ड्रग कैंडिडेट के लिए, जो कि नेचुरल प्रोडक्ट से लिया गया है, ठीक है। मतलब मान लीजिए पेड़ पौधा या किसी भी रिसोर्स के द्वारा, ठीक है, और उसको डिस्कवरी करके उसको कमर्शलाइज करके मार्केट में बेचा गया, तो उसको हम लोग बायो प्रोस्पेक्टिंग के अंतर्गत रखते हैं। अब बायो प्रोस्पेक्टिंग का फेज़ क्या क्या है ध्यान लेते हैं। 4 फेज़ है। फेज़ 1 जगह पे जाके सैंपल कलेक्शन करना, ऑन साइट कलेक्शन ऑफ सैंपल्स, ठीक। सैंपल जब कलेक्ट कर लिया जाता है उसको आइसोलेट किया जाता है, उसमें से छांटना जाता है, उसको करेक्टराइजेशन किया जाता है एंड उसके कल्चर को समझना पड़ता है, उस स्पेसिफिक कंपाउंड्स को समझना पड़ता है, ठीक है। तो पहला बात हुआ कि कलेक्शन करना सैंपल्स का, आइसोलेशन करना, कैरेक्टराइजेशन करना इन कल्चर ऑफ स्पेसिफिक कंपाउंड, उसको कल्चर करना, ठीक है, उसको समझ के, मान लीजिए आप कोई भी जैसे टिश्यू कल्चर करते हैं उस तरीके से। थर्ड फेज़ क्या होता है, स्क्रीनिंग फॉर पोटेंशियल यूज़, उसका स्क्रीन करना है कि किस यूज़ में हम इसको ला सके, उसका पोटेंशियल चेक करना, जैसे फार्मास्यूटिकल पोटेंशियल या और भी कुछ अलग। चौथे होते हैं प्रोडक्ट को बनाना, डेवलपमेंट करना, उसको पेटेंटिंग करवाना, पेटेंटिंग ट्रायल्स में भेजना, उसको मार्केटिंग में सेल्स करना, ठीक है। तो ये बायो प्रोस्पेक्टिंग का प्रोसेस होता है, जो 4 फेज़ में यहाँ पे देखा गया है, ठीक है। तो बायो प्रोस्पेक्टिंग में यही होता है कि आप किसी भी प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करें और उसे मार्केट में उतारें, ठीक। तो हम लोगों ने जीन पूल के कंसेप्ट को देखा कि कलेक्शन ऑफ जीन्स या एलीलीज, किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्टडी को हम लोग जीन पूल के अंतर्गत रखते हैं। बायोपिरेसी, बिना ऑनर्स के नॉलेज आप यदि उसके रिसोर्स को लेके जाते हैं और उसको फिर सेल्स करते हैं तो गलत है, पेटेंट करवाते हैं गलत है। बायो प्रोस्पेक्टिंग, नेचुरल रिसोर्स का प्रोडक्ट बना के अब उसको मार्केट में उतारना, ठीक। अब आते हैं रीस्टोरेशन इकोलॉजी, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। Restoration ecology is the process of intentionally altering a site to establish a defined indigenous historic ecosystem। जानबूझ करके आप किसी साइट को या किसी जगह को हानि पहुंचा रहे हो, ठीक है। मान लीजिए उसका इकोलॉजी कुछ और था और उसको आप चेंज कर रहे हो, ठीक है, तो ये भी देखा जाए तो गलत है, ठीक है। जानबूझ के, इंटेंशनली, यदि आपके मन में है और ये आप काम कर रहे हो, उसको हम लोग इंटेंशनली कहते हैं, ठीक है। उस साइट को आप चेंज कर रहे हो और एक नया डिफिनेशन या हिस्टोरिक इकोसिस्टम को आप परिवर्तन में ला रहे हो। इसका होता क्या है कि इसका गोल होता है टू इम्यूलेट द स्ट्रक्चर, फंक्शन, डाइवर्सिटी एंड डायनामिक ऑफ द स्पेसिफिक इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को पूरी तरीके से चेंज कर देना, फिर से स्टोर करना, रीस्टोर, उसी को हम लोग रीस्टोरेशन इकोलॉजी कहते हैं। अब इसके अंतर्गत जानने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट, इकोलॉजिकल रीस्टोरेशन क्या होता है। इज द प्रोसेस ऑफ रिपेयरिंग करना, किसको, डैमेज जो कॉस्ड बाय ह्यूमन ने जो बायोडाइवर्सिटी को डैमेज किया उसको रीस्टोर करना, ठीक। एंड नेचुरल डायनेमिक्स ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम एकम्प्लिश थ्रू, ह्यूमंस के द्वारा जो भी हानि पहुंचाया गया है उसको अच्छे से ठीक करना। तो ये ज़्यादा गलत चीज़ नहीं है रीस्टोरेशन इकोलॉजी, ये तो अच्छी बात है, ठीक है। रीस्टोरेशन का मतलब रिहैबिलिटेशन
रिक्लेमेशन, रिक्रिएशन एंड रिकवरी ऑफ डिग्रेडेड लैंड्स। ठीक है, अब उसमें रिहैबिलिटेशन क्या होता है? सिंपली इम्प्रूविंग डिग्रेडेड हैबिटेट में बी नॉट रिस्टोरिंग इट। मान लीजिए अभी रिस्टोर नहीं कर सकते हैं तो उसको इम्प्रूव करिए। मान लीजिए कोई जगह तहस नहस हो गया किसी कारण बस, तो आप उसको इम्प्रूव करिए। रिहैबिलिटेशन मतलब उसको हैबिटेट के लायक बनाइए। रिक्लेमेशन बी स्टेबलाइजेशन ऑफ द लैंड और मिनिमाइजिंग फर्दर डिग्रेडेशन। आप उस लैंड को स्टेबल बनाइए और आने वाले डिग्रेडेशन को उससे रोकिए, उसको रिक्लेमेशन कहते हैं। रिक्रिएशन अटेम्प्ट टू रिटर्न टू हिस्टोरिक कंडीशन एक्यूरेसी। मान लीजिए कोई हिस्टोरिक प्लेस है, कोई हिस्टोरिक जगह है, वो ख़त्म हो चुका है, तो आप कोशिश करिए उसको रीएक्यूरेट करने का, उसके एक्यूरेसी को ठीक करने का। रिप्लेसमेंट रिक्रिएट ए साइट विच मे नॉट बी हिस्टोरिकली एक्यूरेट। अब मान लीजिए कोई वो हिस्टोरिकल प्लेस नहीं है, फिर भी आप उसको रिक्रिएट करिए उसके साइट को, मतलब मिला जुला के सब जगह को अच्छा करना, यही हमारा होता है रिस्टोरेशन इकोलॉजी। इन्हांसमेंट एडेड टू द डिग्रेडेड कंडीशन बट नॉट फुली फंक्शनल। मतलब कोई जगह खराब हो चुका, ठीक है, उसको आप अच्छा करिए लेकिन पूरा पूरी वो फंक्शनल ना हो। ठीक है, मान लीजिए आप कितना भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन अच्छे से उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा, तो उसको डिग्रेडेड कंडीशन में डाल दीजिए। ठीक है, लेकिन उसको और आप ख़राब मत करिए। ऐसा नहीं है कि यदि ख़राब है तो उसको आप पूरी तरीके से ख़राब करने की कोशिश करेंगे, तो नहीं। तो ये सब जो पॉइंट है, इन्हांसमेंट, रिप्लेसमेंट, रिक्रिएशन, रिक्लेमेशन, रिहेबिलिटेशन, सब कोई इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन के अंतर्गत आता है और ये सभी चीज़ें रिस्टोरेशन इकोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। तो हम लोगों ने टर्म को समझा, ये आपके सिलेबस में है, हम लोगों ने इसके पॉइंट्स को जाना क्योंकि ये सभी पॉइंट्स जो है मैथ्स द कॉलम में इन्वायरमेंटल साइंस में पूछे जाते हैं। बायो प्रोस्पेक्टिंग, रिस्टोरेशन इकोलॉजी, कंसेप्ट ऑफ जीन पूल, ठीक है, बायोपिरेसी। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने इस टॉपिक को डिटेल में जाना और यूनिट 3 तो हम लोग देख ही रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा और भी यूनिट को लेके आप लोग के बीच आने का। ठीक है, मैं 2026 जून के लिए आप लोग को प्रिपेयर करवा रहा हूँ। आप हमारे साथ अरस्तु विज्ञान के प्लेटफॉर्म पे बने रहें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा यदि ये लेक्चर शेयर होगा तो आपके दोस्तों और जो भी यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं उन लोग को बहुत ही हेल्पफुल मिलने वाला है इस प्लेटफॉर्म से। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।